हेलो बच्चों, JCERT द्वारा जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, 2024-25 के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 10th जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए बच्चों, प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, उष्मा शोषी वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा देने के बाद वह अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। वह अभिक्रिया प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया रहता तो हम लोग जानते हैं कि उष्मा क्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होगा कि आपका अभिक्रिया होने के बाद उष्मा रिलीज होता है, उष्मा मुक्त होती है ना। तो पहला देख लीजिएगा, कोयले का जलन। ये देखिएगा, कोयले का जलना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, उष्मा शोषी होगा या उष्मा क्षेपी होगा। हम लोग जानते हैं कि कोयले जलन से क्या होता है कि बहुत सारा ऊर्जा विमुक्त होती है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, वनस्पति पदार्थों का खाद्य अपघटन, ये भी आपका देखिएगा उष्मा क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो उसके बाद श्वसन की अभिक्रिया, यह भी आपका उष्माक्षेपी है। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अगर ये विखंडित होता है तो क्विक लैम, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लैम प्लस CO2, है ना, ये फॉर्मेट होता है। लेकिन इसको फॉर्मेशन के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी। इसलिए द ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रही है, टूट रही है, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न आते हैं। देखिएगा क्या लिखा है बच्चों, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड जो लिया गया है उसकी भूमिका क्या है। तो देखिएगा, ये जो गैस है वो क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड वो नमी को ऑब्जॉर्ब करता है, जितना भी नमी है उसको क्या करता है, शोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना, ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी वैसी कहते हैं जिसमें आपको क्या हो जाएगा, यह जो गुण नहीं मिलेगा। देखिए कौन सा गुण आपका नहीं मिलेगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर ये भी मिलेगा। भौतिक गुणों में क्रमिकता ये भी मिलेगा। और समान कार्यात्मक समूह, ठीक है, ये भी मिलेगा। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं CH2OH, ये अल्कोहल वाला समूह है। अगर हम यहाँ लेते हैं CH3CH2 और CH2 फिर आपका है OH, यहाँ पे देखिए ये और ये क्या होमोलोगस सीरीज है, ये होमोलोगस सीरीज है। क्यों समजातीय श्रेणी है, क्योंकि लास्ट का जो प्रकार्यात्मक श्रेणी जो जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा है प्रकार्यात्मक श्रेणी, वो कौन सा, अल्कोहल वाला। केवल क्या अंतर है, CH2 का अंतर, देखिए अंतर भी बता रहा है CH2, है ना। तो इसलिए आपका क्या है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यही आपको नहीं मिलेगा देखने को, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा में देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि जो दो, देखिएगा ध्यान से, इसको ऑप्शन को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 में जैसे सोडियम सल्फेट है ये वाला, उसके बाद बेरियम क्लोराइड है। तो ये क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया, क्योंकि ये यहाँ देखिए क्लोरीन के किस में टूट जाता है, माइनस में टूट गया, क्लोरीन Cl- हो गया। Br क्या होता है, बेरियम होता है, Br2+, ये 2+ होता है ना, बेरिलियम जो बेरियम सॉरी 2+ होता है, और क्लोरीन आपका Cl- होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बेरियम टूट गया वो फिर जुड़ जाता है सोडियम के साथ, और सल्फेट है सो आ जाएगा बेरियम के साथ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या विस्थापन हो रही है, द्विविस्थापन हो रही, बिल्कुल हो रही। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, द्विविस्थापन हो रहा है ना। बाकी इसमें देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन संयोजन है, इसमें एकल विस्थापन हो रहा है, ठीक है। ये इसमें देखिएगा, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मतलब उपचयन अपचयन वाला जो केस आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा आते हैं। देखिएगा लिखा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है।
जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात क्या होगा। देखिए जल क्या होता है, H2O, है ना। तो जल जो आपका H2O है, तो इसमें बताइए हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1 है ना, तो 2:1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला आ जाते हैं। देखिएगा छठा में लिखा हुआ है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। तो हम लोग जानते हैं अगर लाल है और वो नीला में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या है, क्षार है। ये क्षार को इंडिकेट कर रहा है ना। और यही अगर उल्टा रहता, नीला को लाल बदलता, तो हम लोग जानते हैं कि अम्लीय घोल होता है ना। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। अब कहने का मतलब उल्टा हो जाना है कि क्या उसको क्या बदल देना, अम्लीय में बदल देना, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर HCl क्या है, HCl को बार बार मिलाइए तो वो क्या अम्लीय बन जाएगा। और ये उल्टा कर देता है ना, लाल को क्या, नीला को क्या कर देगा, आपका लाल कर देगा, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए सातवां देख लीजिएगा, लिखा है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा घटक क्या है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा घटक हो जाएगा आपका टार्टरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखिएगा कि धातु को पतला तार के रूप में बदला जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, तन्यता। वही अगर चादर के रूप में बदला जाएगा तो आघात वर्धता, है ना। और हम लोग जानते हैं सोनोरस होती है, एक जगह आप थोड़ा सा मारिए आवाज़, यहाँ से आवाज़ यहाँ चल जाएगा, है ना। तो ये सोनोरस कहलाती है। कंडक्टिबिलिटी मतलब जैसे मान के चलिए उष्मा का, यहाँ उष्मा दीजिए यहाँ आ जाएगा, गर्म हो जाएगा। यहाँ करंट लगाइए यहाँ बहने लगेगा, है ना। तो ये क्या कंडक्टिविटी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, नवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। देखिएगा आपका KCl, तो KCl है आपका, किस में टूट जाएगा, K+ और Cl- में। देखिएगा HCl, ये चीज आपको पता चलना चाहिए कि HCl के जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, सहसंयोजक बॉन्ड है अर्थात कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। तो ये है आयनिक यौगिक नहीं कहलाता है, ठीक है, HCl। और ध्यान दीजिएगा यह किस में टूटेगा, अगर आपके जलीय विलयन रहेगा, इसमें जल डाल देंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा, अन्यथा वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि इसमें दो है। चलिए तीसरा जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी आपका ये क्या है, सहसंयोजक आबंध रहता है, इसमें सहसंयोजक बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी आपका आयनिक बॉन्ड नहीं है। बाकी NaCl भी आयनिक है और KCl भी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 10वां प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक या फिर कार्यात्मक समूह है। तो हम लोग देख लिए कि ऑल है जैसे अल्कोहल, तो यहाँ देखिए ब्यूटेनोन, ये कीटोन है, ब्यूटेनॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये देखिए अल्कोहल वाला समूह है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और उसके बाद देखिएगा कि ब्यूटेनोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ब्यूटेनॉल ये अल्डिहाइड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए 11 में देख लीजिएगा यौगिक CH3 CH2 CHO, क्या ये अल्डिहाइड वाला है ना, और कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप है लेकिन नल लगेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। बात क्लियर है। चलिए CHO मतलब इस प्रकार रहता है, C+O, यहाँ H रहेगा, ये यहाँ रहेगा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। और इससे 3 कार्बन इसलिए प्रोप बोलेंगे, और CHO लगा है इसलिए नल है तो प्रोपेनल, ओके। चलिए आ जाते हैं 12 में। देखिएगा लिखा है आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी आंत। तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण पाचन होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन किसका, कुछ न्यूट्रिएंट्स का और वाटर मॉलिक्यूल्स का, ओके, वाटर का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे 13 में। देखिएगा श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों के एल्वोली में। तो एल्वोली जो आपको दिख रहा है, एल्वियोली,
जो आपका ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई से आप देखिएगा कि इस प्रकार जुटा रहेगा, ये यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद आपका देखिएगा इस प्रकार डॉटेड लाइन इस तरह जुटा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी इस तरह। यही क्या कहलाती है आपका एलिवियोली, ठीक है, एलिवियोली, ये इस प्रकार, ठीक है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 14 में, देखिएगा लिखा है मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, ये पछने, सोचने वाला भाग आगे वाला होता है ना। ऑप्शन नंबर खत्म हो गया, ये मोर देन वन ऑप्शन है क्या, अच्छा इसमें देख लीजिएगा मोर देन वन ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला खत्म हो गया, ठीक है, सोचने वाला काम आगे वाला होता है। दूसरा देखिएगा श्रवण, सुनना, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि अग्र मस्तिष्क में स्थित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लिंगटा द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी आपका सही है, जो कि पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है ना। तो 2-3 आपका सही है। तीसरा देखिए सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, ये आपका गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 15 में लिखा है बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। अब आपको बेमेल जोड़ी चयन करना है, ठीक है। जैसे एड्रेनालाइन, तो एड्रेनालाइन जो ग्रंथि है आपका, वह जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से निकलता है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एडर्नल जो ब्रिक होती है, ब्रिक इस प्रकार होती है ना, उसके ऊपर इस प्रकार का होती है ग्रंथि, यहाँ से एडर्नल लाइन निकलता है, एडर्नल ग्रंथि, ठीक है। तो हार्मोन, तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत है। जैसे आपका टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही है, ओवरीज से एस्ट्रोजन ये भी सही है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आपका 16, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग, बहुत ही आसान है आपका 16 का, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकोश और अंडाशय है ना। अब देख लेते हैं कि एंथर होता है और एक ऑफरी होता है, इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार एंथर होती है, ठीक है। अब फूल देख लीजिएगा और यहाँ पे आपका इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है, यही आपका एंथर कहलाता है, जो कि पुरुष वाला भाग है, जो परागकोश कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरीज होती है इस प्रकार, जो कि अंडाशय ओवरीज है ना, ये वाला, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 17, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आते हैं 17 में। 17 में लिखा है अमीबा स्पाइरोगायरा ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता है कि यह, तो हम लोग देखते हैं कि अमीबा हो, स्पाइरोगायरा हो, ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 में देख लीजिएगा, नीचे दिए गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि याद रखिएगा, ये इसका ऑप्शन देखिएगा 18 का सी, देखिए शरीर का आकार ये अर्जित किया जा सकता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग, कोई आदमी बॉडी बिल्डर बन गया तो इसका आकार को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हम लोग को विरासत में मिलता है, क्या वो जेनेटिकली होता है, नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आँख का रंग, त्वचा का रंग और बालों की प्रकृति जेनेटिकली हो सकती है ना। चलिए 20 में देख लीजिएगा, प्राकृतिक, यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन थ्योरी दिए थे, क्या थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ओके। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिए थे वो डार्विन द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 20 में देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर 1/f और ये मीटर में होता है ना। तो इसमें देख लीजिएगा, सब चेक कर सकते हैं, जैसे एक कन्वेक्स लेंस, तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं जो एफ होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और अवतल दर्पण में इस प्रकार है, एफ जो होता है वो आपका ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा है कि कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 का, देखिएगा यहाँ पे पी जो पावर है वो कितना है, 4 डायोप्टर है ना। चलिए एफ बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, ये कितना हो जाएगा 0.25, और ये मीटर में आएगा, एकदम आ रहा है, ये क्या बोले थे प्लस में आता है, ये प्लस में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कहाँ गए, 20 कंप्लीट हो गया, 21 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से
किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये मान के चलिए आपका उत्तल दर्पण है और यहाँ से आती है प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें इधर से होके गुजरेगी, है ना। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो किस का देख लीजिएगा, ये कौन सा लेंस का है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कनकेव मिरर में भी हो जाएगा और आपका कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये सारा चीज़ हो जाएगा, यानी कि सब में होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस, चारों, ठीक है। कि इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस पर उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होगा, और 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताइए ये आपका क्या है, दूरी से नज़दीक वाला चीज़ को 2 मीटर से अधिक, तो नज़दीक वाला चीज़ को देख पाता है लेकिन दूर वाला चीज़ को नहीं देख पाता है। तो जब दूर वाला चीज़ को नहीं देख पाएगा तो वो कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा ना। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट वाले चीज़ दिखेगा स्पष्ट से, दूर वाले चीज़ नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस लगता है, ठीक है। कैसा लगेगा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो लगेगा, तो अवतल लेंस में हम लोग क्या बोले, एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5, और ये माइनस होगा तो माइनस हो गया, डी से डायोप्टर लगा देंगे, है ना। बात समझ गए। चलिए आ जाते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपका देख लीजिएगा, अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा और आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आ गया आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 24 में। देखिएगा 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जाता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि अगर वो समांतर श्रेणी में है तो न्यूनतम प्रतिरोध बनता है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सबको ये इस प्रकार हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट होता है ना। तो 1/5 पहले था, तो 1/5 ऐसे होगा ना, 1/5 1/5 1/5, क्योंकि 1/5 पहले था और 1/r होता है, R1। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता देते हैं, ध्यान, जैसे R1 बराबर हम लोग मान लेते हैं 1/5, R2 बराबर कितना हो गया 1/5, R3 बराबर आपका कितना हो गया 1/5, R4 भी आपका 1/5 और R5 भी आपका कितना हो गया 1/5। तो हम लोग क्या जानते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 1/, यहाँ फिर से लिख देते हैं, समझ गए नहीं है। फिर देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। चलिए R1 का वैल्यू 1 था, 1/1/5, ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, सब 5 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो 5 5 कितना हो गया, 5 बार तो 25 हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/r बराबर R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया 25। अब उसको उल्टा दीजिए, तभी तो R इक्विवेलेंट निकलेगा, तो ये 1/25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, समझे। चलिए आ जाते हैं 25 में। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी यदि आपका प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, ठीक है। तो द शेप, केवल शेप बदलने से नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मटेरियल बदलने पर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलने पर, तापमान बदलने पर बदल जाएगा, और मटेरियल टेम्परेचर दोनों बदलने पर बदल जाएगा, लेकिन शेप बदलने पर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, आपको इसमें गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि फ्लेमिंग का दायां नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए सरल नियम है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें सरल प्रेरित धारा, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, तो क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है ना। देखिएगा, ये आपका धारा जनरेट हो जाता है, ठीक है।
जैसे इस केस में देखिएगा आप, जैसे यहाँ लगा रखा दिए मैग्नेट, एक मैग्नेट N है, ये एक मैग्नेट आपका क्या है S है। यहाँ पे अगर कोई कॉइल है इस प्रकार, अगर आप घुमाइएगा, बार बार घुमाइएगा, इसमें तार लपटा हुआ है तो तार में करंट आ जाता है ना। तो इसी कैसे पता करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना, दाएं हाथ, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा में देखिएगा, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, धारा जो है देखिएगा, ये आपका दाएं हाथ का अंगूठा हो गया, तो ये क्या दे रहा है, धारा ले जाने के लिए चालक के कारण, और धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का उपयोग किया जाता है। तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है, धारा ले जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी में देखिए, प्रत्यक्ष जो आपका डायरेक्ट करंट होता है, इनडायरेक्ट करंट होता है ना, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच में अंतर के लिए प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट लेती। बिल्कुल, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। बचा कौन, डी वाला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि जो भारत में ऐसी धारा 1/50 सेकेंड में दिशा बदलती है, नहीं देखिए 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। कितना होता है, भारत का प्रत्यावर्ती धारा 50,000, मतलब इस प्रकार को जो हम लोग देखते हैं, इस प्रकार बदलती दिशा है ना, ऐसे ऐसे बदलते जाती है। 50 सेकेंड इधर लगा और 50 सेकेंड इधर लगा, 100 सेकेंड में एक बार बदल जाता है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, डी हो गया, क्या गलत था। 27 में देख लीजिएगा कि घरेलू उपयोगों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्यूज का उपयोग करना है ना, फ्यूज हम लोग जानते हैं, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। 28 में देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत जो संयंत्र होती है वो क्या करती है बच्चों, ये करती है संग्रहित जल में स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे मान के चलिए इस प्रकार यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पानी जमा हो और ऊपर से बह रहा है, तो ये क्या है, स्थितिज है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ बहने लगा, फिर इसको विद्युत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना, विद्युत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 में देख लीजिएगा, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहलाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादक, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का, देखिएगा क्या लिखा है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं पेड़ को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा का संरक्षण करना चाहिए, यही संदेश देता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, है ना। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।